अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बीच हमारे साथ डॉक्टर श्रीराम सुंदर चौलिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, कूटनीतिक मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीराम आपका। डॉक्टर श्रीराम, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे और जाकिर हुसैन साहब कह रहे थे इससे पहले कि हम राजघाट पर राष्ट्रपति का काफिला पहुंचने वाला है, मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा आप इस पूरे दौरे को कैसे देखते हैं? एक बात, दूसरी बात जो जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि इस वक्त जरूरत अमेरिका को भी है कि वह भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाए, लेकिन रोड ब्लॉक्स बहुत थे, आज भी बहुत से लोग हैं जो जब अमेरिका की तरफ हम बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष भारत था, उसका क्या होगा? लोग कहते हैं भाई रशिया हमारा पार्टनर था, उसका क्या होगा? इस तरह की चीजों को लोग कंपैरिजन करते हैं, जबकि आज इस तरह की कंपैरिजन आज बेमानी हो चुके हैं। तो कैसे रोड ब्लॉक्स देखते हैं दोनों देशों की नजरिए की तरफ से? देखें इंटरनली रोड ब्लॉक्स क्या है जब इन संबंधों को हमें आगे ले जाना है। तो देखिए, बड़े पैमाने मोटे तौर पर देखा जाए तो जो उभरी हुई शक्ति होती है जैसे अमेरिका है और जो उनके बड़ी करीब आ रही है जैसे चाइना है, विच इज लाइकली टू ओवरटेक इट इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टर्म्स, इन दोनों में हमेशा ही तनाव रहेगा कि नंबर वन कौन होगा। लेकिन हिंदुस्तान अभी चाइना के काफी पीछे है। वी आर ओनली, चाइना इज 4 times larger than us in military and economic terms। तो अमेरिका और भारत के बीच में एक कन्वर्जेंस है इस वजह से, क्योंकि अमेरिका हमें कभी भी उसका एक कॉम्पिटिटर की तरह नजरिए से नहीं देखेगा। तो प्रतिद्वंदिता नहीं है, और इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो विंडो है अगला 10 साल जब भारत और आगे तेज बढ़ेगा, यही मौका है जब अब मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सकते हैं जो कन्वर्जेंस है भारत और अमेरिका के बीच में। उसके बाद जाहिर है हो भी सकता है, देखिए 2025 के बाद अगर लॉन्ग टर्म आप देखें कि अमेरिका हमें भी एक कंपटीटर के नजरिए से देख सकता है। लेकिन अभी जो मौका है ये हमें नहीं गंवाना है, और प्रेसिडेंट ओबामा का आना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है। देखिए, स्टेट ऑफ द यूनियन उनका एड्रेस होने वाला था, अब उन्होंने खुद उस डेट को शिफ्ट किया। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है अमेरिकन पॉलिटिकल कैलेंडर में, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए, एक जेस्चर है। और उनके स्टाफ ने भी ये दर्शाया है कि इट वाज अ वेरी पॉलिटिकल जेस्चर व्हेन मिस्टर मोदी इनवाइटेड मिस्टर ओबामा एंड वी एक्सेप्टेड द पॉलिटिकल जेस्चर। ये है कि देखिए, कल रिपब्लिक डे है, हमारी सेना, हमारी जो पूरी भारत की जो शक्ति है वो इट इज गोइंग टू बी ऑन डिस्प्ले, और वहां पे अगर प्रेसिडेंट ओबामा वहां पे खड़े हैं, एक तरह की एक एंडोर्समेंट माना जा सकता है कि भारत की जो राइज है वो अमेरिका उसको थ्रेट के नजरिए से नहीं देखता है। तो इस माइंडसेट को हमें कैप्चर करना है, कैपिटलाइज करना है, लीवरेज करना है हमारे हितों के लिए, हमारे निजी स्वार्थों के लिए। Sure, Dr. Chaulia, also, if you could share your perspective on this in a little more detail, which is that, you're saying that now this moment needs to be capitalized, this moment needs to be worked on, we need to move forward from here on. What do you see in your perspective for the US and India? What is there for both the nations in these ties? Of course, we both need each other. Obviously, there are two sides. One is the economic and the other is the strategic or military. If you look at the economic, the relationship has been going well. We are about $100 billion if you add goods and services together. We are ambitious and aiming at $500 billion or even $1 trillion. And for that, obviously, there needs to be a lot of wrinkles that need to be ironed out on both sides. There is a perception on the side of the American businesses that India is not quite open. And that has lingered and it has hurt investments in our country. And I do hope that under the leadership of Mr. Modi, this is the best chance that any foreign investor can think about in a messy democracy like India, right? So only Mr. Modi can move these hurdles. He's a person who was especially with the kind of assurances that he's been given. Absolutely, he's been giving. He's talking about ordinances. He's talking about so many things which can clear the way stable tax for foreign investors to do business. So economically, that is a potential. It can only go higher and higher, never backwards. Militarily, they are asking for some so-called conditional agreements and so on, which we need to sign for even further integration. And I think there we need to be a little cautious, and we have been, because they're talking about interoperability of the two militaries, logistics agreements, and these kind of things, which are very sensitive for our sovereignty. But overall, I would say we do need to take American technological support, and we're talking about co-production of unmanned aerial vehicles. We're talking about support for our aircraft carriers, which will strengthen our navy. We're talking about joint military exercises and deepening the coordination across the Asia Pacific, and this is how India and the United States can actually make a difference for stability in Asia. Now, US also has to come forward and and play the role that it should, whether it comes to nuclear liability or IPR or totalization agreement. There's, of course, India can do and has been doing, but there's something that US also needs to do on this front. And I think some of these conditionalities that they bring to the negotiations are problematic, and we should be open about it.
He should not be covered under the general, bonhomie that we enjoy. Even with the liability, even if we are able to convince them about this, creating a pool of insurance, providers that can overcome this problem, there's another issue which they have been asking, which is they need to track our nuclear material. And no matter, which country we have taken it from, let's say from Kazakhstan or Australia, we still have, the Americans are going to track what we are doing with it, The same with the military supplies, sometimes they talk about end user agreements and so on. In all these, we've got to be, I think, play hardball in negotiation. And as Zakir says rightly, India is a market opportunity, right? And when we are being wooed by so many other players, the Americans need to come around to this, right? The same with defense technology cooperation. Americans have only lately shown it. They said they're going to provide us these Javelin anti-tank missiles, right? We went for an Israeli alternative. And the Americans minded it so much, Earlier they wanted a combat aircraft deal, which we gave to the French, just still under negotiation. So Americans sometimes are very brusque. Dr. Chalia. जी क्लीन एनर्जी भी मुद्दा है ओबामा का खास एक हॉबी हॉर्स कहा जाता है जो हमेशा पुश करते रहते हैं जी। और हम मेरे ख्याल से इस पे भी थोड़ी सी आपत्ति हमें जरूर है कि हम बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं कर सकते कार्बन एमिशंस के वास्ते। लेकिन देखिए पीयूष गोयल जी इनके साथ मिनिस्टर इन वेटिंग है क्योंकि कोल अपने मंत्रालय पावर भी है और वो चाहते भी हैं कि कोल ज्यादा इस्तेमाल हो ताकि हमारी ऊर्जा पैदा हो। तो ये एक तरह से थोड़ी सी टेंशन भी है। लेकिन इसके बावजूद देखिए जो आने वाली पेरिस एग्रीमेंट पे भारत भी हस्ताक्षर जरूर करेगा और यूएन फ्रेमवर्क के नीचे अगर देखें क्लाइमेट चेंज की तो जो अमेरिकन मांग रहे हैं वो नहीं मांगा जा रहा है। यूएन फ्रेमवर्क में यही कहा गया है कि हर कंट्री अपनी तरफ से थोड़े बहुत कमिटमेंट्स दे दे कि हम इतना इतना काट पाएंगे अपना कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि अमेरिकन चाहते हैं कि हम एक खासा एक कागज पे लिख दें कि हम 2005 के लेवल से कम कर दें, इतना % कम कर दें वगैरह वगैरह। और आई थिंक फॉर ओबामा उनकी लेगेसी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि 2 साल ही उनके बचे हैं। तो वो ये भी चाहते हैं कि चीन को उन्होंने मनवा लिया क्लाइमेट चेंज पे, अब भारत तीसरा नंबर पे है जो मैक्सिमम पोल्यूटिंग कंट्री है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें हमारी अपनी वजह है कि हम पूरी तरह से इस पे अपना स्टैंड है इस पूरे we cannot satisfy them completely but nonetheless the thing is all these initiatives are good because green technology is one area जहां पे हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में अच्छी तिजारत हो सकती है क्योंकि उनकी भी सोलर पैनल इंडस्ट्री है, विंड फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह बन रहे हैं, टर्बाइंस बन रहे हैं और चाइनीज कंपटीशन भी है एंड वी डू नीड फॉर आवर ओन रीजंस। अमेरिकन प्रेशर की वजह से नहीं, हमारे भारत के अपनी आसमान की तरफ देखें आप तो हमारा अपना एक प्रेशर है टू क्रिएट आवर ओन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो भारत इस दिशा में तो न्यूक्लियर एनर्जी है और फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं। इन दो मामलों में मेरे ख्याल से फ्यूचर एरियाज हैं, इमर्जिंग एरियाज फॉर इंडिया यूएस कोऑपरेशन। पर परमाणु जो उत्तरदायित्व कानून है उसमें आप गतिरोध आपको लगता है कुछ टूटेगा कि लगातार बैठकें चल रही हैं और इस पर आपको लगता है कि कोई कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है? ये जो 2 कंपनियां हैं जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंग हाउस, ये काफी उत्सुक है कि कहीं ना किसी न किसी तरह ब्रेक थ्रू हो जाए। हम भी चाहते हैं कि बढ़े, हालांकि हमारे पास फ्रेंच और रशियंस ने ऑलरेडी एग्रीमेंट ले लिए हैं। डिफरेंस यही है कि फ्रेंच और रशियन जो कंपनी है वो स्टेट सपोर्टेड है, स्टेट बैक्ड है, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट इंश्योरेंस। बट अमेरिकन कंपनी स्टेट उतनी सपोर्ट नहीं देती है। तो मेरे ख्याल से जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उनकी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इनमें तालमेल और बढ़नी चाहिए भारत की तरफ। और मेरा यही कहना है कि भारत एक बहुत बड़ा लंबे रेस का घोड़ा है और स्टेट और प्राइवेट सेक्टर अगर दोनों मिलकर अगर तय करें अमेरिकन साइड से तो आसमान छू सकती है। अगर देखिए इंटरपोल के जरिए अगर हम कुछ ये जो बाहर बैठे हुए कोई कंप्यूटर में बैठ के हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, दलाई लामा की कंप्यूटर हैक कर रहा है, ज्यादातर ये चाइनीज ही होते हैं, तो इसमें भी एक कन्वर्जेंस है क्योंकि चाइनीज हम पर भी हमला ज्यादा करते हैं और अमेरिकन पे भी करते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले फील्ड में। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी थोड़ी सी कन्वर्जेंस है क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों एक तरह से शिकार है चाइनीज अटैक्स का। बजाय ये कि हम ये सोचे कि हम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हैं, इस पे जहां पॉसिबल हो वहां पे साइबर सिक्योरिटी में भी हम एक साथ चले तो बेहतर है। Dr. Chalia, you wanted to add something on the Security Council aspect. Yes, Mark. Ambassador Ravi seems to think that it will happen, but it will take its time. 2010, when President Obama last visited us, he made the open announcement that the United States supports our entry as a permanent member of the Security Council. Since then, what's happened is there have been some crucial international votes, especially on the issue of humanitarian intervention,
where we have not been eye to eye with the United States. On Syria, on Libya, on Sri Lanka, and so on, they have been disappointed with us, and we have not gone along with what the Americans wanted us to do. So it brings back the old ghost that India is too independent for the United States to really push forward. But nonetheless, the point is, do they prefer an independent India in the Security Council, or an India that's outside the Security Council and which is not, part of the global governance mechanisms? I think if the trade-off is between these two, if the Americans are broad-minded, far-sighted, and President Obama certainly is, he should push for it. So, apart from making a public pronunciation saying we support India's candidature, what are the diplomatic actions they have taken in New York, in the Security Council, and in the General Assembly to move this forward? I think the Americans have that capacity to converge and to capacity to galvanize blocks of votes, and they do it a lot for Japan, for example. जी, पर डॉक्टर श्रीराम, जैसे कि अभी एन रवि साहब कह रहे थे कि आपकी आर्थिक शक्ति, आप इतनी बड़ी बन जाइए, आप इतने बड़ी पावर बन जाइए आर्थिक रूप से कि लोग आपको खुद ही माने। मतलब ये भी एक इसमें पेच है कि आपको लगता है कि उसके लिए वो सफर पहले तय करना होगा और फिर सिक्योरिटी काउंसिल की बात आएगी? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऑलरेडी हम उभरे हैं, एक $2 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी। इतने छोटे भी नहीं है हम कि बिल्कुल मतलब वो टेबल पे ना बैठ सके, लेकिन हैसियत के मामले में जरूर चाहेंगे कि और बढ़े और मजबूत बने भारत। और देखिए, मोदी जी ने कहा है कि हमारी 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है, तो ये 10 गुने की बढ़ाने की बात कर रहे हैं अगले 10-15 सालों में। तो ग्रोथ रेट्स अच्छे लग रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF का प्रेडिक्शन है 6% से ऊपर हो जाएगा अगले साल, इस साल। तो मुझे लग रहा है कि ये एक रवानी तो है जी। और मेरे ख्याल से जिस तरह से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो खुद मंदी से बाहर आ रही है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए कि वो खुद मंदी से बाहर आ रहे हैं। तो जाहिर है इंटरडिपेंडेंस है, बिल्कुल। खास तौर पे हमारी जो सर्विसेज सेक्टर है, आप जानते हैं IT एक्सपोर्ट्स वगैरह, वो गिर गए थे जब अमेरिकन इकोनॉमी स्लो हो गई थी। बिल्कुल। तो साथ साथ भी बढ़ेंगे, लेकिन एक तरह की पावर गैप भी है जो नैरो होती जाएगी आगे आगे, अब देखे जाएंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन है, अब देखिए भविष्यवाणी है कि 20-25 सालों में भारत, चीन, अमेरिका से आगे भी पहुंच सकती हैं। तो थोड़ी सी प्रतिद्वंदता वाले भी सवाल पैदा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है। फिलहाल भारत काफी पीछे है अमेरिका से, तो कैचअप का भी ये प्रोसेस चल रहा है, और एक इंटरडिपेंडेंस के जरिए भी कैचअप हो जाता है। कुछ अमेरिकन ऐसे कूटनीतिज्ञ हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, हमें नंबर 1 रहना है, हम किसी और को आगे आने नहीं देना चाहिए हमें। पर हमने देखा है कि विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो आज बन चुकी हैं उसमें अमेरिका का सहयोग रहा है। मतलब आप जापान देख लें, चाइना देख लें, आप दक्षिण कोरिया देख लें, तो ये भी एक रास्ता है विकास की तरफ जाने का। और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आए, बिल्कुल आए, तो भारत और ताकतवर बनेगा। हाँ, तो वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ये जो एक दृष्टिकोण है, ये भी एक दृष्टिकोण है, और इस दृष्टिकोण को लेके भी हमें साथ चलना चाहिए और अमेरिका को उसमें मदद करनी चाहिए। इसे हम कहते हैं लिबरल इंटरडिपेंडेंस, जो दो देशों के बीच तिजारत चलती रहे, कारोबार आगे बढ़ता रहे, और इस दौरान इन दोनों के बीच में जो पावर गैप है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, विकास के नजरिए से देखा जाए, ताकत की नजरिए से नहीं, विकास की नजर से, लोगों की जो आम जनता की जो जरूरतें हैं उसकी नजर से देखा जाए, तो ये बहुत बड़ा फिलिप होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मोदी जी का यही नंबर 1 इशू है मेरे ख्याल से। ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो कई सालों से ऐसी पड़ी हुई है, उसे आगे बढ़े जाएगी। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दशक में अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ेगी। फिलहाल तो वही 12-20 बिलियन के आसपास ही रह गई है। तो हम ट्रेड की बात करते हैं, काफी आगे बढ़े, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमें और चाहिए।